और अब खबर दिल्ली से आपको देंगे, जहां पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा से न्यूज 18 से खास बातचीत में क्या कुछ कहा है, सुन बातें आपको। बातचीत के लिए रॉबर्ट वाड्रा मौजूद हैं। सर, 3 दिन से लगातार ईडी पूछताछ, आज भी लगातार आपकी पूछताछ होगी, 11 घंटे पूछताछ हुई है। किस तरीके से सर इन्वेस्टिगेशन जारी है और तीनों मामले पे जो है वो पूछताछ जारी है? मैं यही बोलूँगा कि जब भी समन मिलता है मैं ज़रूर पहुँचता हूँ, क्योंकि मुझे हर चीज़ कानून से भरोसा है और मुझे लग रहा है कि अगर कभी समन आता है तो बिल्कुल अवॉइड नहीं करता हूँ। फुल कोऑपरेशन होता है, जो वो मांगते हैं वो दिया जाता है। और मैंने पहले भी 15 बारी गया हूँ और 2019 में और अब 2025 में भी जा रहा हूँ। पर मुझे यही लग रहा है कि ज़्यादा मैं इंटेरोगेशन के बारे में बता नहीं सकता हूँ, कोई विशेष टिप्पणी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अंदरूनी उनका तरीका होता है, रिस्पेक्ट करना होता है मुझे उसके बारे में। तो मैं उसके बाद उस विषय में ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। पर ये कहूँगा कि जितने भी सवाल हैं वो पहले पूछ चुके हैं ये लोग। अब जो केस है वो 2008 का केस है। इतना समय क्यों लिया जा रहा है? 2019 में जब 15 बारी मुझे बुलाया, उस टाइम मैंने ये सारे सवाल के जवाब दिए हैं और 15 बारी 10 घंटे बैठा हूँ। उसी समय दोबारा ये भी ECIR जो समन था दोबारा बुला लेते, मुझे कोई इतराज़ नहीं थी। उसी टाइम में सारे जवाब, वैसे तो मैंने सारे जवाब दे दिए और दोबारा दे देता, पर ये 7 साल का गैप रखना और उसके बाद उसी दिन बुलाना जिस दिन आप मेरे परिवार को चार्जशीट करते हो, सोनिया जी और राहुल को। तो जो मेरा अनुभव लोगों के बीच में है अभी, उनका यही कहना है ये सारा राजनीतिक तौर तरीका है जो आज सरकार चल रही है, वो दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी एजेंसियों का। और इसी मामले में जिसके लिए मुझे समन किया गया है, जिसके जवाब मैं दे रहा हूँ, ये कार्रवाई हो चुकी है हरियाणा में। इसी लैंड के अगेंस्ट सारी कार्रवाई हो चुकी है। खट्टर जी ने खुद मुझे 2 क्लीन चिट दिए, क्योंकि उनको भी लगा है कि कोई गलती इस जो भी ट्रांजैक्शन था उसमें कोई गलती नहीं मिली है, ना हुई है। 2 बारी उन्हीं के सरकार से मुझे क्लीन चिट मिल चुकी है, तो अब फिर से वही चीज़ ढूंढ रहे हैं। दौसा से बड़ी खबर है, कलेक्ट्रेट में बिजली गुल है, पसीने से तरबतर हैं पूरे अफसर और जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान बिजली गुल हो गई। पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग के इंजीनियर मौके पर पहुंचे। इंजीनियर बिजली आपूर्ति बहाल करने में जुटे हैं। जन सुनवाई में ही बिजली की समस्या मिली थी और इसी दौरान बिजली चली गई। आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग के इंजीनियर अभी मौके पर पहुंचे हैं और बिजली आपूर्ति बहाल करने की में जुटे हुए हैं। शिकायत भी मिल रही थी जन सुनवाई में बिजली की समस्या की और इसी दौरान जन सुनवाई के दौरान ही बिजली चली गई, जिसके बाद अफसर काफी देर तक परेशान रहे, क्योंकि बिजली गुल हो जाने की वजह से गर्मी एक तो बहुत ज्यादा है, पसीने से तरबतर नजर आ रहे हैं अफसर और गर्मी के दौरान ये जन सुनवाई हुई है। तो देखिए यहाँ पर इंजीनियर अभी जुटे हैं जो बिजली की आपूर्ति को बहाल कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से ये पावर का कट होना और समस्याएं जन सुनवाई के दौरान यही आ रही थी कि क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति अच्छे से नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पावर कट होता है। और आज जन सुनवाई के दौरान जब ये समस्याएं आई तो मौके पर ही अधिकारियों को ये पता चल गया कि किस तरीके से यहाँ पर बिजली की समस्या बनी हुई है, क्योंकि जब जिला स्तरीय जन सुनवाई हो रही थी तो उसी दौरान ही बिजली चली गई और बिजली जाने से गर्मी में पसीने में तरबतर नजर आ रहे हैं अफसर और यहाँ पर इंजीनियर मौके पर पहुंचे हैं, बिजली आपूर्ति बहाल करने में जुटे हुए हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर गर्मियों के दिनों में अगर पावर कट हो जाता है तो सारे काम रुक जाते हैं और जाहिर तौर पर भीषण गर्मी है, सबके घरों में पंखे, एसी, कूलर चल रहे हैं, लेकिन गर्मी में लाइट का चला जाना अपने आप में एक बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। आशीष हमारे संवाददाता फोन लाइन पे है। आशीष, बिजली आपूर्ति क्या बहाल हो पाई है अभी तक? बिल्कुल, अब बिजली आपूर्ति बहाल हो गई है, लेकिन गंभीर सवाल ये है कि जब जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की जा रही थी और लोग बिजली से जुड़ी समस्याओं को लेकर जा रहे थे, लेकिन उसी दौरान यहाँ पर इस तरह के हालात मिले और बिजली पूरी तरह गुल मिली। जो अफसर जन सुनवाई में मौजूद थे
वे जो फाइल साथ में लेकर आए थे उस फाइल से हवा करते हुए नजर आए। जैसे ही बिजली गुल हुई तो बिजली निगम और पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर थे उनमें हड़कंप मच गया। उन्होंने फॉल्ट को ढूंढने की कोशिश की गई। काफी देर के बाद एक जो एमसीबी है वो ट्रिप मिली, लेकिन बताया जा रहा है कि एमसीबी का जो पावर था वो पूरा नहीं था और कम पावर की एमसीबी लगा रखी थी। इसी कारण पूरी बिजली ट्रिप हुई और इसके कारण एक गंभीर घटना हुई, क्योंकि इसके कारण जो वहाँ परिवादी आए थे उनका ये कहना था कि जब ये खुद की समस्याएं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो भला आम जनता की समस्याओं का समाधान। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। आशीष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। 17 में घरेलू कनेक्शन के लिए मैंने प्रार्थना पत्र जमा कराया था 10 साइकिल के अंदर, तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। घरेलू कनेक्शन के नीचे नहीं किया गया और गोलमाल कर रहे हैं। यहाँ भी वो भेज देते हैं सी के, तो वहां जाओ साहब, और सीएमडी एमडी और मुख्यमंत्री के आदेश है फिर भी कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। साहब परिसर में कनेक्शन है, पता नहीं किसने लगा दिया। हाँ तो ये तो भेज देते हैं ना वहाँ, और वो ऑनलाइन जवाब दे देते हैं सब, कोई मतलब वो नहीं है उससे परिसर में कनेक्शन है। भाई मेरे को तो दो। हाँ तो सुना आपने किस तरीके की परेशानियां हैं। फिलहाल बिजली तो आ चुकी है, लेकिन ये बड़ी समस्या है कि इंजीनियर्स इस तरीके से काम कर रहे हैं कि बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। फॉल्ट हुआ जिसके चलते दिक्कतें हुई काफी देर तक और लोग परेशान हैं साफ तौर पर। इस गर्मी में जब बिजली की आपूर्ति अच्छे से नहीं होती है तो अपनी परेशानियों को लेकर लोग आते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि इंजीनियर्स इधर से उधर भगाते रहते हैं और बिजली विभाग भी इस पूरे मामले पर कुछ करने को तैयार नहीं है। यही नाराजगी जो है वो आज लोगों की जन सुनवाई के दौरान देखने को भी मिली है। फिलहाल इस समस्या का समाधान करने की मांग की जा रही है और जल्द ही अधिकारियों का ये कहना है कि बिजली की आपूर्ति बहाल की जाएगी। शांत समारोह में मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे और भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए ओम बिरला नजर आए। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर वक्फ संशोधन विधेयक से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर देश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में जयपुर शहर में वक्फ बोर्ड की अरबों रुपये मूल्य की जमीन पर अवैध कब्जे और वक्फ की संपत्ति की लूट हुई है। वक्फ बिल एक प्रोग्रेसिव बिल है, उस बिल में को राजनीतिक चश्मे से देखकर यह समिति की जा रही है। वक्फ की जमीनों को जिस प्रकार लूटा गया किसी से छुपा हुआ नहीं, और अब तो आपने देखा होगा कि यहाँ राजस्थान की राजधानी में भी अरबों रुपए की जमीनों के साथ कांग्रेस के शासनकाल में लूट की छूट दी गई। अब ये सारी चीज इस दायरे में आएगी, इसीलिए समिति की बात है। विधायिका और न्यायपालिका में टकराव की स्थितियां तो नहीं बन रही? मैं नहीं समझता कि टकराव की बात है। न्यायपालिका ने संज्ञान लिया है और सरकार अपना पक्ष रख रही है, इसमें कोई टकराव की बात नहीं। न्यायपालिका का समीक्षा करने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, समीक्षा। देश के कई जिलों में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। बूंदी के तालेडा, दौसा के अजमेर में और हल्की बारिश बूंदाबांदी हुई है। यहाँ पर लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। हम 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए बूंदी के और दौसा के और अजमेर की तस्वीरें हैं, जहां पर बारिश होने से गर्मी का एहसास कम हो रहा है। बेमौसम हुई इस बारिश ने इस वक्त गर्मी से तो राहत दिला दी है, लेकिन अगर ये बारिश और तेज होती है तो कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान हो सकता है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। देखिए, उधर राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर के लिए मौसम विभाग के द्वारा आज हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल बुधवार को श्रीगंगानगर में दिन का पारा 45 डिग्री के करीब जा पहुंचा था और रात का तापमान भी तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। श्रीगंगानगर में तेज गर्मी और गर्म लू की वजह से आमजन की दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई है। दोपहर के समय श्रीगंगानगर के बाजार और सड़कें सुनसान होने लगे हैं। फिर हो जाता है बहुत ज़्यादा, और सर्दी के थोड़ा बचाव करते हैं, गर्मी बचाव करके निकलते हैं। अच्छा, हाँ। क्या बचाव करके निकलते हो? वो अंगों से मुक्का वगैरह डाल देते हैं, और क्या मुक्का वगैरह डाल देते हैं, और क्या स्वभाव कह रहे हैं। आप इस गार्डन की सार संभाल करते हो, तो हम देखते हैं कि इस गार्डन के अंदर भी ना लोग पेड़ की छांव में दिन भर बैठे रहते हैं बचाव के लिए। हाँ जी, पेड़ छांव में बैठे रहते हैं, पानी पी आ जाते हैं दिन भर? कम से कम आ जाते हैं 200-250 आदमी आ जाते हैं। हाँ,
जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हो रहा है। हम आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष इस वक्त जब वहां मौजूद जगत हैं। गुरु रामाचंद्र जी चार्य जी के विचारों को, उनके भक्ति आंदोलन को उन्होंने समाज जीवन के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक समाज के सब क्षेत्रों के अंदर संस्कृत भक्ति आंदोलन, भारत की संस्कृति विचार को पहुंचाने का काम किया। वैसी जिम्मेदारी आप सब विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों की है जो आज डिग्री प्राप्त कर अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे, अपने नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। यह अध्याय उन सब के लिए गौरव का है कि वह भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा को देश और समाज में लेकर जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। वक्फ संशोधन कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आज जिन मुद्दों पर कोर्ट में सुनवाई होनी है उनमें सबसे अहम है वक्फ बाय यूजर। नए वक्फ कानून के खिलाफ अब तक लड़ाई सड़कों पर लड़ी जा रही थी, लेकिन अब ये लड़ाई देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गई। बुधवार को वक्फ कानून के खिलाफ देश की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बुधवार तक सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिकाएं दायर हुई। करीब 2 घंटे तक कोर्ट में बहस चली और अपनी अपनी दलीलों के जरिए वक्फ संशोधन कानून 2025 को चुनौती दी। लंबी बहस के बाद ये सवाल भी लोगों के मन में उठे कि क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई अंतरिम आदेश देगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इसे लेकर कुछ संकेत भी दिए और आखिरकार कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया कि हम लोग जो अंतरिम आदेश जज माननीय न्यायालय देना चाह रही थी, हम लोगों ने उसका विरोध किया, यह कहते हुए कि हम लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया है। हम लोग अंतरिम आदेश पास होने से पहले अपना पक्ष रखना चाहते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम सबों के दलील को सुना। ये फिर से मामले को सूचीबद्ध किया गया है। हम लोग अपना पक्ष रखेंगे और हम लोग किसी भी अंतरिम आदेश का विरोध करेंगे। वक्फ को लेकर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत में 3 अहम पॉइंट्स पर चर्चा हुई। इसमें पहली ये कि जिन संपत्तियों को कोर्ट ने वक्फ घोषित किया है उन्हें डी नोटिफाई किया जाए या नहीं। दूसरा ये कि नए कानून का वो प्रावधान लागू न हो जिसमें कलेक्टर जांच में कोई संपत्ति वक्फ प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। और तीसरा ये कि वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी सदस्य मुसलमान हो या नहीं। वो ये कह रहे हैं कि इससे मुल्क के बसने वाले मुसलमानों का फायदा। झूठ बोलते हैं, झूठे हैं। इन औकाफ को बिल्कुल ख़त्म कर देने का, बल्कि इनको खाने के लिए एक रास्ता निकालने की ये चीज़ है। हमारे हज़ारों करोड़ के औकाफ को वो ख़त्म करना चाहते हैं। इंडियन हिस्ट्री में शायद पहली मरतबा ये हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फेवर में गई है इसके वक्फ बिल के फेवर में, और हमेशा सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है अपनी फरियाद लेकर कि भाई हमारे खिलाफ ये हुआ है। वहाँ उल्टा मामला फेवर में गई है। 6 स्टेट गवर्नमेंट फेवर में, यानी इतनी मोहब्बत उनको मुसलमानों से हो गई है कि स्टेट गवर्नमेंट जा रही है मुसलमानों के फेवर में जा रहे हो। तो इससे अंदाजा कीजिए कितनी बड़ी घिनौनी साजिश की गई है, कितना बड़ा षड्यंत्र ये है। वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बाय यूजर का मुद्दा भी उठा। इसे लेकर सीजेआई ने सरकार की ओर से पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, वक्फ बाय यूजर का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? ये बताने वाला कहां से आएगा कि वक्फ मैंने किया है? वक्फ कानून का दुरुपयोग होता आया है, लेकिन वक्फ बाय यूजर को पूरी तरह रोक देना सही नहीं लगता। अंग्रेजों के जमाने में प्रिवी काउंसिल ने भी वक्फ बाय यूजर को मान्यता दी थी। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा, नया कानून मुसलमानों को खुद ट्रस्ट बनाने की अनुमति देता है और उनके लिए वक्फ को ही संपत्ति सौंपने की बाध्यता नहीं है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में
गैर मुसलमानों के होने से वक्फ के काम पर कोई असर नहीं पड़ता। ये काफी हद तक एक एडवाइजरी संस्था है और इसमें केंद्र की तरफ से नामित प्रतिनिधि शुरू से हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 पूर्व जज भी होंगे। इस पर सीजेआई ने कहा वो गैर मुस्लिम हो सकते हैं। एसजी ने कहा इस हिसाब से तो आप भी इस मामले को नहीं सुन सकते। इस पर सीजेआई बोले ये तुलना मत कीजिए, बेंच पर बैठे जज इन बातों से अलग हटकर सुनवाई करते हैं। एसजी ने कहा मैं सिर्फ याचिका करता हूं कि उस दलील की व्यर्थता के बारे में समझा रहा था। 22 में से अधिकतम 2 सदस्य ही गैर मुस्लिम होंगे। सीजेआई ने पूछा क्या हम इस बात को रिकॉर्ड करें? एसजी ने कहा मैं लिखित हलफनामा दे सकता हूँ। Large section of Muslim community are wholeheartedly welcoming this act. It is in India, is the largest in the world, and despite having the largest waqf properties in the world, how come these properties are not being utilized for the welfare of the Muslim communities? If so much of waqf properties are being mismanaged by few of the powerful people who are, in a very surreptitiously mishandling the entire waqf properties. वक्फ कानून को लेकर 70 से ज्यादा याचिकाओं में अलग अलग बिंदुओं पर सवाल उठाए गए हैं। जाहिर है इन सब की सुनवाई में लंबा वक्त लग सकता है। कोटा में प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने की मांग उठ रही है। देखिए कार्यमुक्त तो कर दिया गया है, लेकिन अब गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं स्टूडेंट्स। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और सरकारी कॉलेज के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता भी तैनात है। कॉलेज छात्राओं के साथ अभद्र चैटिंग मामले में ये आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो देखिए कॉलेज प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। हालांकि प्रिंसिपल को कार्यमुक्त कर दिया गया है। छात्राओं को अवैध चैटिंग मामले में ये कार्रवाई देखने को मिल रही है और अब गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं ये छात्र और इसको लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। सड़कों पर उतरे हैं स्टूडेंट, सभी गिरफ्तारी की मांग पर इस वक्त अड़े हुए हैं। कॉलेज प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सरकारी कॉलेज के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है।